नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और दृष्टि सीवीटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अभी 12वीं के पेपर होने हैं तो थोड़ी सी चिंता होगी, लेकिन फिर भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो आप लोगों को ये तो जानकारी है ही कि भाषा आप कोई भी लें, आपका पाठ्यक्रम वही रहेगा। एनटीए ने केवल 6 बिंदु बताए थे कि हम इनसे संबंधित प्रश्न ही पूछेंगे। हालांकि उन्होंने उसमें एक चीज जोड़ दी कि मुख्यतः इन 6 बिंदुओं से संबंधित प्रश्न आएंगे, लेकिन इन 6 के साथ साथ हम कुछ और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि पिछली बार के प्रश्न पत्र हम लोगों ने देखे हैं, तो उसके आधार पर ही हम लोगों ने आपकी जो कक्षाएं होंगी उनका पूरा शेड्यूल तैयार किया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिन भी हिस्सों से प्रश्न पूछे, हम उन सारे हिस्सों पर बातचीत करेंगे। तो 6 बिंदु एनटीए ने बताए थे, जिनमें से पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता, दूसरा वर्बल एबिलिटी यानी मौखिक अभिक्षमता, तीसरा वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण, चौथा सही शब्द का चयन, और पांचवा जो बिंदु था वो विलोम एवं समानार्थी, और छठा और अंतिम बिंदु वोकैबुलरी यानी शब्द संपदा। ये कुल 6 बिंदु बताए और ज्यादातर प्रश्न भी उन्होंने इन 6 के आधार पर ही पूछे थे। लेकिन कुछ एक प्रश्न थे जो इनसे अलग भी उन्होंने पूछे, जैसे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो बेहद आसान थी, वो उन्होंने पूछ ली कि ये रचना किसकी है, तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। फिर उन्होंने कुछ कुछ प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि से भी पूछ लिए। हालांकि ऐसे प्रश्नों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आ गए तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज की जो क्लास होगी आप लोगों की, उसमें हम सबसे पहले बिंदु रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उससे पहले हम भाषा पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है वो हिंदी भाषा का है। तो हमारा मानना है कि आप लोगों को भाषा के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भाषा के बारे में कुछ आपसे पूछ भी लेते हैं तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई कैसे पूछ लिया जो पाठ्यक्रम में नहीं था। और वैसे भी संस्था बहुत चालाक है, उन्होंने ये नोट डाल दिया है कि प्रश्न मुख्यतः इनसे होंगे, लेकिन केवल इन्हीं से नहीं होंगे। तो आज हम अपनी कक्षाओं का विधिवत आरंभ करने वाले हैं। हमारी इससे पहले जो कक्षा थी उसमें तो केवल हम लोगों ने पाठ्यक्रम की चर्चा की थी, वो कोई क्लास नहीं होती, वो तो केवल क्लास से पहले की तैयारी होती है। आज हम अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग भाषा पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम भाषा की अवधारणा पढ़ेंगे। अवधारणा शब्द से तो आप लोग परिचित होंगे ही। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। भाषा की अवधारणा, तो इसमें आप लोगों को मुख्यतः 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले भाषा का अर्थ, उसके बाद भाषा की प्रकृति यानी नेचर या विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा भाषा की इकाइयां यानी यूनिट्स ऑफ द लैंग्वेज। तो इन 3 चीजों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं भाषा के अर्थ यानी मतलब से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भाषा का मतलब तो हम सबको पता है, स्कूल के दिनों में हम लोग खूब बात भी करते रहे हैं कि भाषा क्या है, और हम जानते हैं कि ऐसा साधन या ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या भावों को दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और इसलिए स्कूल में हमें ये याद भी करवाया जाता था ना कि एक व्यक्ति
के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाले साधन को भाषा कहते हैं। यह भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान यानी लेन देन, आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना करते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं हैं जिनका मतलब एक ही है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, मीडियम है। मीडियम यानी जिसके द्वारा कोई चीज होती है। तो यही हमें बताई गई है, यही आप मानते भी रहे हैं और ये ठीक भी लगती है। लेकिन अब आप लोग स्कूल से ऊपर आने वाले हैं और ये परीक्षा एक प्रवेश द्वार ही है, एक एंट्री गेट ही है आप लोगों का यूनिवर्सिटीज में आने की। तो अब आपको अपने सोचने के तरीके में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और अगर आप गहरे स्तर पर जाकर सोचे तो क्या अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है? क्योंकि हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम था सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अग्गे। आप लोगों ने स्कूल में ये नाम सुना भी होगा। उनकी एक कविता है जिसकी बड़ी प्यारी सी पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है। मौन यानी कुछ ना कहने की स्थिति। वो कहते हैं मौन भी एक अभिव्यंजना, एक एक्सप्रेशन है। तो यानी मौन भी भाषा हो गया। लेकिन क्या मौन भाषा है? जाहिर सी बात है कि मौन यानी चुप रहना तो भाषा नहीं है। फिर भाषा है क्या? या आपके दोस्त ने क्लास के बीच में आपसे पूछा कि कि चलो कल्टी मार लें, अब इतनी देर से क्या बोर हो रहे हैं यार, पढ़ाए जा रहे हैं सर, देख ही नहीं रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। इसका मतलब ये है। लेकिन उसने सब कुछ बोलकर तो नहीं कहा, उसने तो केवल एक इशारा किया कि और आप समझ गए। यानी उसका जो भाव था वो आपकी पकड़ में आ गया, सही पकड़े हैं की तरह। वो बड़ा प्रसिद्ध सीरियल आता है, भाभी जो थी सही पकड़े हैं, आपने पकड़ लिया भाव। अब क्या जिसके द्वारा, जिस माध्यम से उसने अपने भाव को आप तक पहुंचाया, यानी जो इशारा उसने आपको किया, क्या वो इशारा भाषा है? जाहिर सी बात है वो भाषा नहीं है, वो तो एक संकेत है सिर्फ। या फिर आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आप रोड पर हैं और आप चौराहे पर पहुंचे जहां ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं और वहां अचानक से लाल बत्ती जल गई और आप रुक गए। आप क्यों रुके? क्योंकि आपको जानकारी है कि लाल बत्ती का मतलब है रुको, स्टॉप। लेकिन यह आपको लिखकर या बोलकर तो नहीं बताया गया। लेकिन लाल रंग के द्वारा रुकने के भाव को आप तक पहुंचा दिया गया और आपने उसे समझ भी लिया। तो माध्यम तो ये भी हो गया, एक रेड लाइट भी तो एक मीडियम हो गया किसी बात को आप तक पहुंचाने का। लेकिन क्या वो भाषा है? जाहिर सी बात है वो भी भाषा नहीं है। अब आप लोग मुझे घूर रहे होंगे कि यार ये जितनी भी ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं और इतनी अच्छे से हम लोगों ने इतने डंडे खा खा कर, इतनी डांट सुन सुन कर एक तो परिभाषा याद की थी, उसको भी ये गलत कह रहे हैं और तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि सही सही बता दें कि मसला क्या है, ये भाषा है क्या। चलिए देखते हैं असल में भाषा हम किसे कहेंगे। तो एक बड़े प्रसिद्ध भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक, जिन्होंने भाषा की बहुत प्यारी सी परिभाषा दी। प्यारी सी मतलब वैसे प्यारी नहीं, शुरू में तो आपको डरावनी सी लगेगी, इतने भारी भरकम शब्द हैं उसमें, लेकिन प्यारी सी इसलिए क्योंकि जब उन शब्दों का मतलब आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि वाह यार कितनी मुकम्मल बात इस इंसान ने बोल दी। परिभाषा आपको याद करनी है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा भाषा से आप क्या समझते हैं और फिर उसको लिखो। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रकृति का पेपर है ना, जिसमें आप लोगों से
बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ तो एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया हुआ होगा, फिर विकल्प दिए हुए होंगे, या दिया होगा भाषा से आप क्या समझते हैं, और 4 परिभाषाएं दी होंगी। तो इन कक्षाओं में जो भी आएगा आपको वो समझने की कोशिश करनी है। अगर आप समझ जाएंगे तो विकल्प देखकर भी आपकी पकड़ में आ जाएगा कि सही उत्तर क्या होगा। तो उन विद्वान का नाम है देवेंद्रनाथ शर्मा। वो नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है, वो केवल परिभाषा समझनी है। भाषा भाषा रूढ़ यादृच्छिक उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय भावाभिव्यक्ति और सहयोग करते हैं। ठीक है जी। ये जो मैंने जगह छोड़ छोड़कर परिभाषा लिखी है का कारण है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द आए होंगे जो जसप्रीत बुमराह की बाउंसर की तरह आपके सिर के ऊपर से गए होंगे कि यार ये क्या है, इतने भारी भरकम शब्द। तो उनका मतलब भी हम इनके साथ लिख लें ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तब आपको एकदम आसानी हो। इस वजह से मैंने ये जगह बीच बीच में छोड़ दी है। तो ये हूबहू वैसी परिभाषा नहीं जैसे उन्होंने दी थी, लेकिन हमारे काम के लायक है। मतलब हमें हूबहू वैसी लिखनी भी नहीं, हमें बस मतलब समझना है। तो भाषा रूढ़ यादृच्छिक उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। ये ठीक ठीक जो बात उन्होंने कही वो है, वही बात उससे मिलती जुलती मैंने यहाँ लिखी भी है। अब हम समझते हैं कि इसमें जो ये शब्द आए हैं कुछ कुछ, इनका मतलब क्या है, क्योंकि जब उन्हें समझेंगे तभी इस परिभाषा का मतलब भी हम समझ पाएंगे। सबसे पहला शब्द है रूढ़। अभी तक तो हम यही कहते रहे हैं कि यार ये जो अंग्रेजी की मैडम है ना, इनका स्वभाव बहुत रूढ़ है, या ये जो साइंस की मैडम है या साइंस के सर है ये यार बहुत रूढ़ स्वभाव के हैं, या ये जो टीना है ना, या ये जो पिंकू मिंकू टिंकू जो भी आपके दोस्त होंगे आसपास, ये बहुत रूढ़ है। लेकिन ये हिंदी में रूढ़ क्या होता है? उस रूढ़ का मतलब तो बेरुखा होता है, जो अंग्रेजी वाला रूढ़ है। हिंदी में रूढ़ का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना ये हमारी रूढ़ी है, या ये रूढ़ियां हैं, या ये हमारे रीति रिवाज है। तो उसका मतलब क्या होता है? रीति रिवाजों का या रूढ़ियों का ऐसी चीजें जो चली हुई आ रही होती हैं। चली हुई मतलब ऐसे चली हुई नहीं, चली हुई मतलब जो समय के प्रवाह में, टाइम के फ्लो में चली हुई आ रही हो। यानी जो बहुत वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो काम किया जा रहा हो और वो आज भी चल रहा हो, तो उसे हम रूढ़ कहते हैं कि अब ये रूढ़ हो गया, यानी अब इसको करने की परंपरा, इसको करने की मान्यता चल पड़ी है। जैसे बहुत से त्योहार है हमारे, या शादियों में जो रस्में होती हैं वो, या त्योहारों
को भी विशेष प्रकार से ही मनाना, सेलिब्रेट करना, या फिर बड़ों के प्रति आदर व्यक्त करने के तरीके, जैसे पांव छूने हैं, जैसे कोई बड़ा दिखेगा, तो ये सब चीजें बहुत समय से हमारी चली हुई आ रही हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं हैं। तो रूढ़ का मतलब होता है परंपरा से चली आ रही कोई चीज, यानी या फिर कहें कि समय प्रवाह में कोई चीज जो हो, यानी समय के साथ साथ जो प्रवाहित, जो फ्लो हो रही हो। तो परंपरा का प्रवाह होता है रूढ़। तो आप कह सकते हो पहले से चली आ रही कोई भी चीज, मान्यता या विश्वास को हम रूढ़ कह देते हैं। दूसरा शब्द है यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? यूं ही। तो ये भी लिख लेते हैं, यूं ही। जब आप कहते हैं ना कि यूं ही, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी जिसके पीछे कोई कारण ना हो, बस वो हो जाए। जैसे आपने अपने दोस्त को चिकोटी काट दी जोर से, उसने कहा कि अबे ये क्यों किया यार, बस यूं ही कर दिया, मन कर रहा था। अब इस चिकोटी काटने का कोई कारण नहीं है, बस आपने ये कर दिया, तो इसी को कहते हैं रैंडम। तो यूं ही का मतलब क्या होता है कि इसका कोई तर्क नहीं है, यानी तर्क के बिना, जिसके मूल में कोई तर्क ना हो। ठीक है जी। तो रूढ़ जो पहले से चला हुआ आ रहा हो या चली हुई आ रही हो। यादृच्छिक या रैंडम, यानी जिसके पीछे कोई तर्क ना हो। उच्चरित, यानी जिसका उच्चारण किया गया हो, जिसे बोला गया हो। संकेत का मतलब क्या होता है? कुछ बताने वाला। संकेत यानी जो हमें कुछ बताए, जो हमें कहीं और तक ले जाए। जैसे जब शादियां होती थी पहले गांव वगैरह में, तो बारात के आने के लिए जो कली होती है ना, उस कली से ना कुछ साइंस बना देते थे, ऐसे इस तरह करके। ये साइन आपने देखा होगा, ऐसे जैसे ये सड़क है, तो ऐसे दोनों तरफ कली गिरा देते थे, और फिर ऐसे जहां जहां मोड़ होते थे वहां ऐसे बना देते थे, और लिख देते थे स्वागत या वेलकम। तो ये संकेत क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कुछ और। तो ये संकेत क्या कर रहे हैं जो हम कली से बनाते थे, कि यहाँ डाइवर्जन है, रोड इधर भी जा रहा है और सीधा भी जा रहा है, तो बारातियों को इधर आना है। तो संकेत यानी जो हमें कुछ बताएं, जो हमें किसी एक खास दिशा में या किसी अर्थ की तरफ ले जाए। ठीक है जी। तो इसके बाद एक शब्द है प्रणाली। प्रणाली किसे कहते हैं? सिस्टम को। सिस्टम यानी व्यवस्था। और व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कुछ नियमों से चल रही हो। जैसे आप लोग स्कूल में अभी तक पढ़ रहे थे, या हो सकता है अभी भी पढ़ रहे होंगे, मतलब बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं अब तो, लेकिन अभी तक आप स्कूल में रहे, तो स्कूल में कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको यूनिफॉर्म पहनकर जाना है, आपको कक्षा के भीतर किस तरह से व्यवहार करना है, और भी आपके इतने इतने पीरियड होंगे, हर पीरियड का एक निश्चित समय होगा, फिर घंटी बजेगी तो वो शिक्षक चले जाएंगे, दूसरे शिक्षक आएंगे, वो पढ़ाएंगे,
फिर ऐसे तीसरे शिक्षक आएंगे। तो कुछ नियम होते हैं, आपको छुट्टी लेनी है तो पहले से सूचित करना पड़ेगा, पानी की प्यास लगी है तो शिक्षक से पूछना पड़ेगा। और जब आप इन्हें तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम व्यवस्था भंग कर रहे हो, तुम व्यवस्था तोड़ रहे हो। यानी व्यवस्था का मतलब क्या है, कुछ नियमों से किसी चीज का शासित होना, कुछ नियमों के द्वारा किसी चीज का चलना। तो प्रणाली यानी नियमों से चलने वाली। अब इन शब्दों के मतलब तो हमने समझ लिए, परस्पर का मतलब तो आप लोग समझते होंगे ना। परस्पर यानी आपस में, विनिमय यानी आदान प्रदान यानी लेन देन। जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय, यानी मुद्रा यानी करेंसी के आने से पहले दो अलग अलग व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे की सेवाएं या वस्तुएं लेना चाहते थे तो वस्तु विनिमय प्रणाली से अपने इस काम को अंजाम देते थे। जैसे मान लीजिए आप सुनार है, मैं नाई हूं। अब आपको अपने बाल कटवाने हैं, मुझे घर के लिए कुछ आभूषण चाहिए। तो ये तय होता था कि भाई इस एक कंगन के लिए मैं इतनी बार बाल काटूंगा। तो मैंने आपको कंगन लेने के लिए पैसे नहीं दिए या आपने मुझे बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं दिए, बल्कि हम दोनों ने अपनी सेवाओं का आदान प्रदान कर लिया। अगर मैं किसान हूं, आप सुनार हैं, तो आप मुझे कंगन देंगे, मैं आपको अनाज दूंगा। तो इसे कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग एक वस्तु के बदले में करेंसी या पैसे मुद्रा नहीं देते थे, बल्कि वस्तु या सेवा ही देते थे। तो विचार विनिमय यानी विचारों का आदान प्रदान। भावाभिव्यक्ति यानी भावों की अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, आपके भीतर जो है उसे व्यक्त करना, उसे बाहर निकालना। और सहयोग यानी हेल्प यानी मदद, सहायता। तो अब आपको सारे शब्दों का मतलब पता चल चुका है। अब देखते हैं कि भाषा के संदर्भ में इनका क्या मतलब निकलता है। तो भाषा रूढ़ यादृच्छिक उच्चरित संकेत। अब भाषा हमें कैसे आती है, हम पैदा होते हैं, जब छोटे होते हैं इत्तु से, मतलब छोटे छोटे एकदम बच्चे, तो आप उनके पास जाएंगे, उल करेंगे, गाल वाल पकड़ के उनके ऐसे हिलाएंगे, तो बड़े ध्यान से आपके होठों को देखते रहेंगे, बहुत ध्यान से कि आप असल में कर क्या रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि आप कैसे होठ हिला रहे हैं और वो भी कोशिश करेंगे उसी तरह होठ हिलाने की। तो बच्चे भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ऐसे देखकर, और फिर उन्हें पता चलेगा कि ये जो एक हिलती हुई चीज आ रही है गिलास में, खैर उनके सामने तो चम्मच में आती है, अगर इसको पिया जाए तो प्यास बुझ जाती है। मतलब एक भाव जो मन के भीतर आ रहा है कि यार कुछ चाहिए पीने के लिए, ये चीज जब दी जाएगी तो प्यास बुझ जाएगी। अब छोटे बच्चों के साथ ना बड़े लोग भी थोड़े छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। सामान्यतः तो उसको पानी कहेंगे, लेकिन जब बच्चों के सामने बात हो रही है तो कहेंगे मम पीना है, मम, पानी को प्यार से। तो बच्चों को भी लगेगा कि अच्छा इसका नाम मम है। तो धीरे धीरे जब बोलना सीखेंगे तो जब उन्हें वो चाहिए होगी वो चीज, तो वो क्या बोलेंगे, मम मम। फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। यानी उन्होंने कैसे सीखा भाषा को, अपने बड़ों से। उनके बड़ों ने भी इसी प्रक्रिया से सीखा था। किनसे, उनके बड़ों से, फिर उनके बड़ों ने भी उनके बड़ों से। यानी भाषा एक प्रयोग का प्रवाह है, यानी हम लगातार भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सीखती है, दूसरी पीढ़ी से फिर तीसरी पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी भाषा को सीखती रहती है।
और इसीलिए भाषा में चीजें रूढ़ हो जाती हैं प्रयोग के प्रवाह से, परंपरा के द्वारा। और रूढ़ का मतलब क्या है? एक वस्तु के लिए एक शब्द रूढ़ हो जाएगा जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होगा। अब आप एक बात बताइए, इसे हम रिमोट ही क्यों कहते हैं? क्या इसका कोई तर्क है? जाहिर सी बात है, इसका कोई तर्क नहीं है। इसको हम मार्कर ही क्यों कहते हैं? इसका भी कोई तर्क नहीं है। इसको हम घड़ी ही क्यों कहते हैं? इसका भी कोई तर्क नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमारे बड़े इन वस्तुओं को इन्हीं शब्दों से बुला रहे थे या इनके लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो इस वजह से हम भी इन वस्तुओं के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे। उसके पीछे का कोई तर्क नहीं है। आप हाथी को कुत्ता क्यों नहीं कहते और कुत्ते को शेर क्यों नहीं कहते? इसका कोई तर्क नहीं है। या फिर आप कुत्ते को कुत्ता ही क्यों कहते हैं या हाथी को हाथी ही क्यों कहते हैं? इसका भी कोई तर्क नहीं है। तो भाषा में चीजों के तर्क नहीं होते, बल्कि चीजें अपने शब्द परंपरा के द्वारा प्राप्त करती हैं और इसलिए वस्तुओं के लिए भाषा में शब्द रूढ़ होते हैं। इसलिए भाषा रूढ़ होती है, यानी वहां किस वस्तु के लिए कौन सा शब्द तय है उसका कोई तर्क नहीं है, बल्कि क्योंकि परंपरा से उस वस्तु के लिए उसी शब्द का प्रयोग हो रहा था, बस इसी वजह से हम भी उस वस्तु के लिए उसी शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। तो भाषा रूढ़ होती है, भाषा यादृच्छिक होती है और भाषा में उच्चरित संकेत होते हैं। उच्चरित संकेत का मतलब क्या है? उच्चरित संकेत का मतलब होगा कि जो भाषा है वो मूलतः वाचिक रूप में होती है। वाचिक रूप यानी भाषा के 4 रूप होते हैं। कहीं की भाषा के 4 पक्ष होते हैं और 2 रूप होते हैं। समय आ गया, हम इसको ठीक कर लें। भाषा के 4 पक्ष होते हैं और 2 रूप होते हैं। अब ये 4 पक्ष कौन कौन से हैं? बोलना, इसको स्पीकिंग कहते हैं। लिखना, सुनना और पढ़ना। हम भाषा का प्रयोग इन्हीं 4 प्रक्रियाओं में करते हैं, लिखने में, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में। हालांकि सोचने में भी करते हैं, अभिव्यक्त करने, वो सब भी है, लेकिन मूलतः ये 4 भाषा के पक्ष होते हैं। और 2 रूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है वाचिक रूप, वाचिक को ही मौखिक भी कहते हैं। दूसरा होता है लिखित रूप। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर या वाचन करके करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक या वाचिक रूप कहते हैं। जैसे मैं अभी जो आप लोगों से बात कर रहा हूं इसी क्षण, वो भाषा के मौखिक या वाचिक रूप का प्रयोग करते हुए कर रहा हूं। और जब हम भाषा को लिखते हैं तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे मैंने ये जो लिखा, ये भाषा का लिखित रूप है। ठीक, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, वाचिक मौखिक, वाचिक या मौखिक, और दूसरा लिखित। कुछ लोग ये भी कहेंगे
कि भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे आंगिक कहते हैं, ये जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। पर ये सामान्य जिंदगी में तो ठीक है, लेकिन भाषा का अध्ययन करने वाले जो चिंतक होते हैं उन्हें भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है, और वो भाषा वैज्ञानिक इसे भाषा का रूप नहीं मानते। ठीक, तो जो हम इशारों में कहते हैं ना कि इशारों ही इशारों में दिल लेने वाले, बता तूने ये जादू ये कैसे किया, जो ये सब गाने बने हुए हैं ना, वो सब भाषा से बाहर के अभिव्यक्ति के गाने हैं। मतलब इसको भाषा वैज्ञानिक भाषा नहीं मानते इशारों को, क्योंकि वो कहते हैं कि इशारे सबके लिए एक जैसे नहीं होते। मान लो कि हम दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप और मैं, जो स्क्रीन के उस पार है और मैं जो कैमरे के इस पार हूं, और हम दोनों ने एक कोई संकेत तय कर रखा है जो हमारा अपनी तरह का कोड है, कि जब हमें पता है कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिले और वो ऐसी बातें करेगी, हम बहुत बोर हो रहे हैं उसकी बातों से, तो और आप सामने हैं, तो मैंने ऐसे कर रखा है कि वाह, मैं जब भी ऐसे करूंगा तो इसका मतलब होगा कि तुम मुझे कॉल लगाओगे और मैं फोन उठाने के बहाने से उससे दूर भाग जाऊंगा। अब हम दोनों के बीच में इसका जो मतलब है, जाहिर सी बात है कि तीसरे व्यक्ति के लिए इसका मतलब वही नहीं है। तो मैं आपको क्या इशारा कर रहा हूं और उसका मतलब आप क्या लेंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि हम दोनों उसका मतलब क्या लेते रहे हैं। तो हर व्यक्ति के हिसाब से उसके अलग अलग इशारों के अलग अलग मतलब होंगे, या हर छोटे छोटे गुटों के हिसाब से अलग अलग इशारों के अलग अलग मतलब होंगे। हो सकता है कि आपके दो ऐसे परिचितों ने जो आपस में अच्छे दोस्त हों, उन्होंने इसका मतलब कुछ और ही निकाल रखा हो, और वो इस इशारे को तब करते हों जब उन्हें वो बात कहनी होती है। तो इस वजह से भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सांकेतिक रूप है या आंगिक, जो शरीर के अंगों के द्वारा हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा का एक रूप नहीं मानेंगे और उसका अध्ययन भाषा विज्ञान इत्यादि में नहीं किया जाता। तो भाषा के मूलतः दो ही रूप आप मानते हैं, एक वाचिक या मौखिक और दूसरा लिखित। इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि भाषा का कौन सा रूप इंसान पहले सीखता है? वो होता है भाषा का वाचिक रूप। हम पहले भाषा को बोलना सीखते हैं और फिर मार खाने के डर से भाषा को लिखना सीखते हैं, क्योंकि वो तो स्कूल में सिखाया जाता है ना। बोलना तो हम घर पे सीखने लगते हैं, देखकर, बड़ों को, आसपास वालों को देखकर। तो भाषा का मूल रूप उच्चरित रूप होता है उसका। ठीक, तो आप चाहें तो इनको लिख भी लीजिए यहां पर ऐसे करके। भाषा का मूल रूप वाचिक होता है। ठीक है, और ये जो चारों पक्ष मैंने भाषा के आपको बताए थे, इन चारों पक्षों को सीखने का भी एक क्रम होता है। या कहें कि सीखने के का क्रम उतना सही शब्द नहीं होगा, आप बस इन चारों का क्रम करके लिख लीजिए कि इनका भी एक क्रम होता है, इनके महत्व का मान लीजिए, किसी भी तरह से मान लीजिए। और उस क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले आप सीखते हो बोलना, और फिर सुनना, पढ़ना, लिखना वो सब है, ये इसे आप छोड़ ही दीजिए, फालतू में आपका क्यों सिलेबस बढ़ाना हमें। हम मूल बातें लिखेंगे। ठीक है जी। तो भाषा रूढ़ होती है, यादृच्छिक होती है, और उच्चरित यानी उसका मूल रूप उच्चारण वाला होता है। संकेत भाषा में जो भी ध्वनियां होती है ना,
वो हमें किसी वस्तु की ओर ले जाती हैं। जैसे मैंने कहा सेब, तो सेब जो ध्वनि है, ये ध्वनियों का जो समूह है, वो एक वस्तु के बारे में बता रहा है जो लाल लाल होता है, या ग्रीन ग्रीन एप्पल भी होता है ना, हरा हरा होता है, तो गोल मटोल होगा, मीठा होगा खाने में। तो यानी भाषा में जो जिन भी चीजों का हम उच्चारण करते हैं वो सब किसी न किसी वस्तु का या किसी न किसी भाव का संकेत करते हैं। ठीक, तो भाषा रूढ़ होती है, यादृच्छिक होती है, इनका मतलब क्योंकि आपको पता है इसलिए वो मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। और संकेतों और सांकेतिक होती है। सांकेतिक यानी उसमें संकेत होते हैं जो हमें किसी वस्तु या भाव के बारे में बताते हैं। ठीक? और ऐसा हमेशा होगा, आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका एक खास मतलब होगा जो आप सामने वाले को समझ में आ जाएगा। ठीक, वह प्रणाली, और प्रणाली का मतलब क्या होता है, भाषा कुछ नियमों से चलती है, और ऐसा शास्त्र, ऐसा विषय, ऐसा अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ पीटी टीचर के डंडे से जो आदतें हम सीखते हैं वही नहीं है। स्कूल में होता है ना, पीटी टीचर सबसे खूंखार माने जाते हैं, क्योंकि अगर आपके कपड़े सही नहीं है, यहाँ का बटन बंद नहीं है, टाई का नोट सही नहीं है, तो पीटी टीचर की गुर्राहट से आपको जूझना पड़ेगा। ऐसा गुस्से में देखेंगे और फिर आपको डांटेंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ वही नहीं है जिसको हम अनुशासन समझते हैं, समय से उठना, सोना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सब नहीं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट को भी कहते हैं, विषय को भी कहते हैं। तो अब आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में आएंगे तो वहाँ के प्रोफेसर्स अक्सर डिसिप्लिन शब्द का प्रयोग विषय के लिए, सब्जेक्ट के लिए ही करते पाए जाएंगे। ठीक, तो ऐसा अनुशासन या विषय जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है उसे व्याकरण कहते हैं, ग्रामर। ठीक, तो ग्रामर में क्या होता है कि आप किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे करें। अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में वो नियम होंगे जिनका प्रयोग करने से आप अंग्रेजी का सही प्रयोग कर पाएंगे। हिंदी भाषा के व्याकरण में भी ऐसे नियम होंगे जिनको अगर आप लागू करेंगे तो आप हिंदी का प्रयोग सही से कर पाएंगे। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो व्याकरण, ठीक, यानी वो नियमों से चलती है या नियमों से बंधी होती, नियमों से जुड़ी या नियमों से बनी, मान लीजिए। ठीक, कुछ नियमों से बनी होती है और इसे कहते हैं प्रणाली। तो परिभाषा को तोड़ दो तो विशेषताएं बन जाती हैं, विशेषताओं को जोड़ दो तो परिभाषा बन जाती है। विशेषता होती क्या है? विशेषता यानी जो आपको विशेष बनाए वो बात। और आपको विशेष क्या बनाएगा? जो आपको औरों से अलग कर दे, जो सबका साझा हो, जो सब में एक जैसा हो, उसे कहते हैं सामान्य, जनरल, कॉमन। और जो किसी खास का हो उसे कहते हैं विशेष, स्पेशल। तो ऐसे इंसान जो औरों से अलग होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कि यार ये स्पेशल है। और जो सब जैसे ही है ये कहते हैं यार ये तो कॉमन है, इसलिए कहते हैं कॉमन पीपल, ये स्पेशल लोग। ठीक, तो विशेषता का मतलब अच्छाई नहीं होता है। विशेषता का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको औरों से अलग करे। आपके दो हाथ है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, ये कोई विशेषता नहीं है, तो सामान्य बातें हैं। आप सोचते बहुत बढ़िया है, आप गाते बहुत बढ़िया है, आप खेलते बहुत बढ़िया है, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत शानदार हैं, ये विशेषताएं हैं, क्योंकि ये चीजें आपको औरों से अलग कर रही हैं।
परिभाषा क्या होती है? जो आपको परिभाषित कर दे, यानी जो आपकी पहचान करा दे, उसे परिभाषा कहते हैं। भाई पूछते हैं कि इस वस्तु की, इस प्रक्रिया की परिभाषा क्या है, यानी ये असल में है क्या। तो कोई चीज या कोई प्रक्रिया या कोई इंसान क्या है, ये किससे पता चलता है? उसकी उन चीजों से जो उसे औरों से अलग बनाती है। इसलिए विशेषताओं के समूह को परिभाषा कहते हैं। परिभाषा को तोड़कर विशेषताएं बन जाती हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो विशेषताओं में ज्यादा होंगी, जो परिभाषा में नहीं होंगी, क्योंकि परिभाषा की एक लिमिट भी होती है। पर सामान्यतः हमें वहां से क्लू मिल जाते हैं चीजों को समझने के। ठीक है जी। तो एक प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है और सहयोग करता है। अब आप मान लीजिए कि अगर आप उन लोगों के बीच चले जाएं जो धरती पर रहने वाले शुरुआती लोगों में हैं, तो वो किसी अंदर गुफा वुफा में होंगे, दो पत्थर रगड़ रहे होंगे, आग जला रहे होंगे, ऐसा कुछ कुछ है ना, जिनको हम आदि मानव कहते हैं। अब उनमें से किसी को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। अब उसे ये बात किसी दूसरे को बतानी है, वो कैसे बताएगा? कुछ चित्र वित्र बनाएगा दीवार पर, सामने वाला व्यक्ति उसका मतलब कुछ और समझ लेगा, ओ करेगा, जिंगा लाला टाइप कुछ करेगा, फिर भी सामने वाला उसकी बात को पकड़ नहीं पा रहा होगा, झल्लाएगा। तो यानी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की जरूरत उसे जब महसूस हो रही होगी, तभी उसने भाषा बनानी शुरू की होगी। यानी भाषा बनी ही क्यों? ताकि आप अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचा दे, और जहां आपको जरूरत पड़े वहां आप उसका सहयोग ले लें। ठीक, यानी भाषा एक माध्यम है अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का और उनसे सहयोग लेने का या उनको सहयोग देने का। अब सामने वाले को बहुत तेज बुखार है, ठीक, अब मुझे उसको ये बताना है कि तुम किन किन बातों का ध्यान रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये बताकर मैं उसका सहयोग कर सकता हूं। ये मैं कैसे बताऊंगा? भाषा के द्वारा ही तो बताऊंगा ना। तो भाषा एक माध्यम है जो दो लोगों के बीच में सहयोग का ब्रिज तैयार करती है, और इसलिए ये बड़ी मुकम्मल परिभाषा है भाषा की। ठीक, अब मुझे लगता है आपको ये समझ भी आ गई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि भाषा क्या है। भाषा रूढ़, यादृच्छिक, उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति और सहयोग करते हैं। ठीक, और इसे आप पूरे डिटेल में पूरी व्याख्या के साथ समझ भी गए होंगे। तो ये तो विशेषताएं हो गई कुछ, इसमें एक और जोड़ लेते हैं, विचारों भावों और सहयोग के आदान प्रदान का माध्यम। अब कुछ और चीजें जो हमें, सूत्र हम यहीं से पकड़ेंगे लेकिन हमें समझनी है और जो महत्वपूर्ण भी है भाषा के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि भाषा परंपरा के प्रवाह के द्वारा चलती है। कोई भी भाषा एक दिन में पैदा नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बैठे उन्होंने एक भाषा बना दी और वो बन गई, ऐसा नहीं होता। भाषाएं धीरे धीरे विकसित होती हैं, धीरे धीरे बनती हैं, और धीरे धीरे भाषाओं में परिवर्तन भी होते रहते हैं और बदलती रहती हैं। और ऐसा किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होता। ऐसा तब होता है जब वो पूरे समाज के स्तर पर या बहुत सारे लोगों के स्तर पर होने लगे। मान लीजिए आज से मैं इसे फोन कहने लगूं, अब ये है तो रिमोट, लेकिन मैं इसे फोन कह रहा हूं और बाकी सब लोग इसे रिमोट ही कह रहे हैं, और मुझे इस निगाह से भी देख रहे हैं कि अब गजब मूर्ख व्यक्ति है, बताओ उसको ये नहीं पता कि ये फोन है या रिमोट है।
बेचारे ने कभी फोन ही नहीं देखा। अब मान लो इस निगाह से भी देख रहे हैं, तो क्या हमारी भाषा में इस वस्तु के लिए एक नया शब्द बनेगा? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन मान लीजिए कि मैंने इसको फोन कहा और बहुत सारे लोग इसको फोन कहने लगे, फिर धीरे धीरे ये शब्द प्रचलित हो गया, लोगों के बीच आम हो गया। तब क्या होगा? भाषा में इस वस्तु के लिए पहले जिस शब्द का प्रयोग होता था रिमोट, उसकी जगह नए शब्द का प्रयोग होने लगेगा। जैसे मैं उसको बार बार पकड़ रहा हूं तो ऐसे लग रहा होगा कि जल्दी ये बोल दूंगा कि ये है बहुत खास रिमोट, इसे खरीदिए। एडवर्टाइजमेंट जैसा माहौल बन रहा होगा ना। तो खैर, तो ऐसे भाषा में परिवर्तन होते हैं, शब्दों के मतलब बदल जाते हैं, और धीरे धीरे जो शब्द होते हैं उनके स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो भाषाएं ऐसे बदलती हैं, यानी भाषाओं के पैदा होने में, उनके चलने में, उनमें परिवर्तन होने में किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह यानी समाज की भूमिका होती है। का मतलब क्या है कि भाषा किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं है, बल्कि पूरे समाज की साझी संपत्ति है। तो भाषा व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक संपत्ति है। ठीक है जी। इसके बाद हमने फिर ये भी बात की कि प्रवाह के द्वारा चलती तो है, और इसी तरह हम किसी नई भाषा को सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो बहुत ध्यान से अपने बड़ों के हिलते हुए होठों को देखेगा और अनुकरण के द्वारा यानी उसकी नकल के द्वारा खुद भी वैसा करने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे भाषा के साथ पैदा नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो बच्चे पैदा होते रोते नहीं, कहते अरे यार क्या पूरा खून वून में लगा रखा है, जल्दी से नहलाओ वहलाओ, बढ़िया कोट पैंट पहनाओ, और नर्सों को कहते हैं कि बधाई हो, मैं आया हूं, जश्न बनाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे भाषा के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि पैदा होने के बाद भाषा को सीखते हैं। यानी भाषा जन्मजात नहीं है, बल्कि वो अर्जित की जाती है, उसको हम सीखते हैं, को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या भाषा सीखने की क्षमता भी हमें सिखाई जाती है, या हम पैदा होते ही चीजों को बहुत ध्यान से देखना, उनका पर्यवेक्षण यानी पर्यवेक्षण छोड़िए, उनका अवलोकन करना, उनका ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं? ऐसा तो हम करते हैं। तभी छोटा बच्चा धीरे धीरे शब्दों को बोलना सीखता है। तो देखिएगा कि ये जो स्त्री है जो मुझे दूध पिला रही है, जो ज्यादातर समय मेरे साथ रहती है, मुझे बहुत प्यार करती है, जिसके स्पर्श में ही एक अलग बात है, ये सब कह रहे हैं आसपास के लोग ये कि ये तुम्हारी माँ है या मम्मी है। तो वो उसके लिए माँ, मम्मी इस तरह से बोलना शुरू करता है। फिर देखते हैं ये जो व्यक्ति हैं, जो कभी कभी मेरे पास आते हैं लेकिन बहुत प्यार करते हैं और खिलाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मेरे गाल वाल खींचते हैं, मेरे पेट में थोड़ी गुदगुदी करते हैं, इनके लिए लोग कह रहे हैं कि ये पा है यानी पापा है। तो उसके लिए वो पापा बोलना शुरू करेगा, फिर दादा, फिर मम, फिर दे दे, ले ले। धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे बोलना सीखते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाषा जन्मजात नहीं है, लेकिन भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है। यानी हम कोई नई भाषा सीख सकते हैं, ये योग्यता हमारे भीतर पहले से होती है, ये इनबिल्ट है। लेकिन भाषा पहले से नहीं होती, वो हम सीखते हैं। भाषा अर्जित
की जाती है, यानी उसे हम सीखते हैं और उसे सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है जी। तो ये भाषा के बारे में कुछ बुनियादी बातें थी। प्रकृति में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उतनी डिटेल में जाने की। तो कुछ बुनियादी बातें बस जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है। ठीक है जी। चलिए, तो फिर हम तीसरी चीज की तरफ जाते हैं, जो है भाषा की इकाइयां। लेकिन भाषा की इकाइयों की बात करें उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इकाई क्या है। कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, उन्हें अगर हम गिनने के आधार पर बांटे तो हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक गणनीय यानी काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, और दूसरी ऐसी जो अगणनीय हो, यानी जिन्हें हम नहीं गिन सकते। और जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम नापते, मापते या तोलते हैं। अब आपको लगेगा कि यार ये कुछ बात तो ऐसी बोली जो शब्द सारे हम जानते हैं, लेकिन बात थोड़ी अलग अलग सी बोल गई। पता नहीं यार क्या बोल गए इतनी जल्दी में। मतलब बहुत सामान्य तरह से समझिए, एकदम सामान्य सी बात है। 10 गिलास रखे हुए हैं, उन्हें आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन उन 10 गिलासों में पानी भरा हुआ है, उस पानी को क्या आप गिन सकते हैं? जाहिर सी बात है, उस पानी को आप गिन नहीं सकते। जब आप कहते हैं ना 10 पानी की बोतल देना, तो आपको भले ही लग रहा हो कि आप पानी को गिन ले रहे हैं, लेकिन आप असल में बोतल को गिन रहे हैं, पानी को नहीं। पानी को आप माप सकते हैं कि 1 लीटर पानी है या 250 मिलीलीटर, 250 ml पानी है। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन लेते हैं, उनके लिए तो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, उनके लिए इकाई होती है, यूनिट। और ये वस्तु पर निर्भर करता है कि उसकी इकाई क्या होगी, मतलब अलग अलग होती है। जैसे अगर किसी चीज को तोलना हो तो ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सब इकाइयां होंगी। किसी को मापना हो तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, फुट, इंचेस, ये सब इकाइयां होंगी। किसी लिक्विड को मापना हो, मतलब हाइट, ऊंचाई को मापना हो तब तो ये होंगी, या दूरी को मापना हो। अगर किसी लिक्विड, किसी तरल पदार्थ को मापना हो तो मिलीमीटर, मिलीलीटर, फिर आपका लीटर, ये सब होंगी, ml, लीटर जिसको हम कहते हैं। तो यानी वस्तुओं को जिसमें मापा, तोला या नापा जाता है उसे इकाई कहते हैं। अब भाषा को भी आप गिन नहीं सकते। भाषाओं को आप गिन सकते हैं, 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, लेकिन एक भाषा के भीतर क्या क्या है इसे आप गिन नहीं सकते। उसे आप माप सकते हैं, मतलब मापना भी हालांकि उतना सही शब्द नहीं है, तो उसे आप को अगर वर्गीकृत करना हो तो आप इकाइयों में करते हैं। ठीक, या आप इसे एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इकाई उसे कहते हैं जिससे मिलकर कोई चीज बनती है। तो जैसे एक घर ईंटों से, सीमेंट, इन सब से मिलकर बना, तो ये सब उसकी यूनिट्स थे। उसी तरह भाषा जिन चीजों से मिलकर बनती है उसे भाषा की इकाइयां कहते हैं। अब भाषा किन से मिलकर बन रही है, आप इनमें से ज्यादातर चीजों के बारे में जानते भी होंगे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एकदम नया बताऊंगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं भाषा की इकाइयों के बारे में। लेकिन क्योंकि आपको उनकी जरूरत नहीं है फिलहाल, इसलिए वो मैं बताऊंगा नहीं। तो कुछ जो बुनियादी इकाइयां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे।
सबसे पहले तो हम भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करेंगे। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जिसे हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में लेटर या साउंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये वर्ण या ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई। अविभाज्य का मतलब क्या है? जिसे विभाजित ना किया जा सके, जिसको और ज्यादा तोड़ा ना जा सके। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं, लेटर या साउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि भाषा के दो अलग अलग रूप होते हैं और भाषा के वाचिक रूप की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि। जब मैं कुछ भी बोलूंगा तो इसका मतलब है कि मैं ध्वनि का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन जब मैं लिखूंगा तो लिखने में जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी वर्ण। तो वर्ण और ध्वनि है तो एक ही चीज, लेकिन इसमें अंतर है। और वो अंतर कैसे तय होगा? वो जगह से तय होगा। अगर बोलने में प्रयोग किया जा रहा है तो ध्वनि, अगर लिखने में प्रयोग किया जा रहा है तो वर्ण। जैसे मैं एक ही इंसान हूं जिसका नाम साहिल है। इस कक्षा में क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे कहेंगे शिक्षक। अगर मैं अपने घर जाता हूं तो क्योंकि मैं उस घर का एक सदस्य हूं तो वहां मैं क्या होऊंगा? परिवार का सदस्य। तो हूं मैं एक ही इंसान, लेकिन कोई मुझे सदस्य कहेगा, कोई मुझे शिक्षक कहेगा। और ये कैसे तय होगा कि मैं किस जगह हूं? इससे। तो वैसे ही है ये एक ही चीज। अगर ये लिखने में है तो वर्ण, अगर बोलने में है तो ध्वनि। तो ध्वनि का संबंध किससे है? भाषा के वाचिक रूप से, यानी ये मुख से संबंधित होती है। क्योंकि मुख से ही हम बोलते हैं ना। संबद्ध यानी जुड़ा हुआ। संबंध और संबद्ध दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक। संबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और वर्ण का संबंध है भाषा के लिखित रूप से, यानी आंख से, क्योंकि इसे आप देखेंगे। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने बोला अ, तो ये क्या है? ध्वनि। और इस अ को अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो गया? वर्ण। है ये एक ही चीज। इसका प्रयोग कहां हो रहा है? इससे इसका नाम बदल जा रहा है। ठीक है जी। चलिए, जो दूसरी इकाई है भाषा की, वो है शब्द या रूप। तो आप वर्ड या फॉर्म कहते हैं। अब ये शब्द या रूप क्या है? हालांकि भाषाविद इसके बीच में दो इकाइयां और मान लेते हैं। वर्ण के बाद सिलेबल, जिसको अक्षर कहते हैं, और उसके बाद शब्दांश। लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं लेना, वो हमारे मतलब हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है।
ठीक, हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो शब्द या रूप क्या होता है? ध्वनियों का सार्थक समूह। समूह का मतलब तो आप समझते हैं, ग्रुप। ध्वनियों का सार्थक समूह। अब ये सार्थक क्या है? सार्थक यानी जिसमें अर्थ हो, ऐसा समूह। ऐसे समूह भी दो तरह के हो सकते हैं ना, एक ऐसा जिसमें कोई अर्थ ही ना हो, और एक ऐसा जिसमें कोई अर्थ हो। उदाहरण के लिए 3 शब्द हैं, आ, कि मान लीजिए केवल 2 शब्द हैं, आ और म, मतलब 2 वर्ण हैं, आ और म। अब मैं इनका समूह बना दूं 2 ध्वनियों का, आम। तो आम का मतलब है एक फल जो बहुत मीठा लगता है, जिसे फलों का राजा भी कहते हैं, मैंगो। लेकिन अगर मैं लिख दूं माँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इनमें से शब्द कौन सा होगा जो ध्वनियों का समूह तो हो ही, उसके साथ साथ जिसका अर्थ भी हो, जिसका कोई मतलब भी हो? तो माँ जो है ना, माँ, ये शब्द नहीं है बल्कि आम शब्द है, क्योंकि इसका मतलब भी निकल रहा है। तो ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द होता है। ठीक है जी। इसके बाद अब मैंने 2 शब्द लिखे, फिर शब्द और रूप। तो इनमें क्या फर्क होता है? ये रूप की जगह आप पद कर दीजिए, शब्द और पद। ठीक है। रूप क्योंकि एकदम ठेठ भाषा विज्ञान का शब्द है, तो हमें उस ओर नहीं जाना, तो हम शब्द और पद से काम चलाएंगे। तो शब्द और पद में अंतर क्या होगा? शब्द और पद में कोई खास अंतर नहीं है। ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब इस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं आम, केवल आम, तो ये क्या होगा? शब्द। अब मैं कहूं आम बहुत मीठा है, तो इस वाक्य में जो आम आया है वो एक पद होगा। अब इससे इनके बारे में और कई सारी चीजें बदल जाती हैं। व्याकरण का प्रभाव किस पर हो रहा है, विभक्ति किसके साथ है, वो तमाम चीजें। लेकिन आपको बस इतना ही पता हो कि शब्द और पद में जो मूल अंतर क्या है वो पर्याप्त है। ठीक। इसके बाद होता है फिर वाक्य, यानी सेंटेंस। तो शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वैसे तो पदों लिखना चाहिए हमें, क्योंकि वाक्य में जब कोई शब्द आ जाएगा तो उसे पद कहने लगेंगे, लेकिन सामान्यतः हम शब्द कहते हैं, तो इसलिए मैंने वही लिख दिया। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक स्वतंत्र अर्थ आने लगे, यानी पूरी बात जिससे निकल जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो भाषा की मूलभूत यही 3 इकाइयां होती हैं, ध्वनि, शब्द और वाक्य। लेकिन भाषा विज्ञान के हिसाब से अगर मैं इकाइयां बताऊं तो बहुत सारी हो जाएंगी। सबसे पहले ध्वनि या वर्ण, फिर अक्षर यानी सिलेबल, फिर शब्दांश, फिर शब्द या पद, फिर पदबंध यानी फ्रेज, फिर उपवाक्य यानी क्लोज, फिर वाक्य यानी सेंटेंस, फिर प्रोक्ति यानी डिस्कोर्स। लेकिन हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना। अगर ये कक्षा
मास्टर्स की होती, एमए की होती, या फिर ये कक्षा नेट जेआरएफ की होती या किसी और कोर्स की, तब हम उन सब पर बात करते। आप लोग तो यार 12वीं करके आए हो, तो जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। और आज हमें महज इतना ही पढ़ना था। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप बेहिचक बताइएगा, या आपको कोई सुझाव भी होगा वो भी आप बेहिचक बेहिचक बता सकते हैं। के बाद कल जो क्लास होगी उसमें हम आपके पाठ्यक्रम का पहला बिंदु जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता, उस पर बातचीत शुरू करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।